इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अगर कुछ गांठ आ गई है जो समय के साथ बढ़ रही है। महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट, सेकंड सर्विक्स और तीसरा अंडाशय कैंसर जो हम ओवरी कैंसर बोलते हैं। तो इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर और जो सबसे इम्पोर्टेंट है रूरल एरिया में वो है माउथ कैंसर। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और ये सबके सेवन और जैसे हम अल्कोहल बोलते हैं उसके सेवन की वजह से 90 से 95% माउथ कैंसर इस वजह से होता है। सर, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में डू यू सी स्ट्रेस एज अ फैक्टर फॉर कैंसर कॉजिंग एजेंट? एक मोटा आदमी जो कि दारू पीता है और सिगरेट पीता है, तो ये तीनों रहा तो आपके 10 गुना ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। कैंसर ठीक हो सकता है अगर आप कैंसर को जल्दी पकड़ लें तो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज बाय पंकज मानेकर। एक्चुअल में हमारे मेडिकल सीरीज़ में आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कैंसर के ऊपर, जो शायद कई लोगों के मन में एक डर बन के बैठा हुआ है। शायद कई जिंदगियां अब कैंसर भारत में ले रहा है। हर हमारे एरियाज़ में बहुत कॉमन सा दिखने लगा है ये डिसीज़ और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये लाइलाज है। पर हमारे साथ कैंसर के बारे में कुछ बहुत ही अल्टीमेट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे डॉक्टर भरत वासवानी सर। और डॉक्टर सर MD in oncology. He is actually senior consultant at Yashoda Hospital, Hyderabad. He is a very well-known name in oncology. Sir, welcome to our podcast channel. नमस्ते जी। नमस्ते सर। और थैंक्स, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में, मतलब आई कैन सी कि आपका स्केड्यूल सच में बहुत बिजी है और हमारे लिए वक्त निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत ज़्यादा इसमें अब हम मतलब डिले नहीं करते, सीधा डिस्कशन पे आते हैं। कैंसर कहते ही सर एक कॉमन इंसान के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, भ्रम है। और चलो हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा सर एजुकेटेड वर्ग या अर्बन सिटीज़, टियर 1 सिटीज़ में इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस है, पर आज भी रूरल इंडिया या टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लोगों को कैंसर के बारे में एग्जैक्टली क्या जानना चाहिए, एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ऐसा आपको लगता है? जी, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये कैंसर होता क्या है। तो कैंसर जो हमारे बॉडी में कोशिकाएं, जो हम उन्हें सेल्स बोलते हैं, उनकी अनियमित ग्रोथ के वजह से ये होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर में ये चालू कैसे होता है, एक गांठ होने की वजह से। अब ये अगर गांठ छोटी है तो उसके फैलने की चांसेस कम होती है। जैसे जैसे ये गांठ बड़ी होती है ये ब्लड वेसल के जरिए दूसरे पार्ट्स में जाती है। तो अगर ये गांठ को अगर हम छोटे होकर ही पकड़ लें तो ये फैलती नहीं है और 100 में से 90% लोग ठीक हो सकते हैं। अब यही चीज़ अगर जैसे हम रूरल एरिया की बात की जाए कि कभी भी आपको गांठ ब्रेस्ट में मिले, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, तो आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही कोई डर के वजह से या ना मालूम होने के वजह से 6 महीना 1 साल डॉक्टर के पास आप नहीं गए तो ये गांठ छोटे छोटे से बड़ी हो जाती है और ये जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे वो बॉडी के हर पार्ट्स में फैलने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसी का पहला मतलब यही है कि अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, जैसे चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, अगर कुछ गांठ आ गई है जो समय के साथ बढ़ रही है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है जो दवाइयाँ लेने के बावजूद भी जा नहीं रहा है, आपको कहाँ से ब्लीडिंग होता है, जैसे नाक से, मुंह से, या जैसे लेडीज़ में बोलते हैं महीना, वो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपको खांसी है जो खांसी कम ही नहीं हो रही है दवाई के बाद, तो अगर यहाँ आपके शरीर पे कोई मस्सा है, काला जो हम तिल बोलते हैं, और वो तिल बढ़ रहा है, ऐसे कोई भी चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है और जो दवाई लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रही है, यहाँ आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं थी और अभी आई है और जो बढ़ रही है, तो आपको जल्द ही जल्द अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ये कुछ और नहीं है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैंसर ये एक चीज़ है जो कुछ समय पहले बोले तो इतना कॉमन नहीं था।
अब इसके संख्या बढ़ रही है। अब वो बढ़ने के काफी कारण हैं, पर एक चीज समझनी है कि कैंसर जो ये होता है, ये जो किस जमाने में बोलते थे कि कॉमन नहीं है, आजकल बहुत कॉमन है। तो आपको डरना नहीं है। कैंसर जो किस कहा जाता था कि कैंसर होने पे लाइफ को रिस्क है, ये बात सही है, पर 100% ये बात सही नहीं है। कारण ये है कि कैंसर को अगर जल्दी हम पकड़ ले तो कैंसर ठीक होने की चांसेस 80 से 90% रहते हैं। अच्छा। इसके लिए कैंसर के नॉर्मल जो सिम्टम्स रहते हैं उसके बारे में हमारी जानकारी रहना, और अगर कोई भी चीज़ आपके तकलीफदायक है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के सलाह लेना, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो ये मैं पॉडकास्ट के थ्रू में ये मैसेज पहला देना चाहूँगा कि कैंसर बाकी जैसे बीमारियां होती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, ऐसे ही कुछ समय में ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर हम इसके बारे में सचेत हैं और हमें मालूम है कि ये किस कारण से होता है, इसे कैसे पकड़ सकते हैं, इसके टेस्ट क्या हैं, तो हम जल्द से जल्द इसका इलाज करा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो सकें। सर, भारत में मोस्ट कॉमन कैंसर्स के क्या टाइप्स हैं? तो अगर हम बोला जाए तो प्रतिवर्ष भारत में अपने जो सेंसस के होता है 15 लाख नए कैंसर पेशेंट की डायग्नोसिस होता है। अब बाकी अगर आप विश्व में देखें और इंडिया में देखें तो बाकी विश्व में पुरुषों में ये कैंसर काफ़ी कॉमन है महिलाओं के, पर इंडिया में ये उल्टा है, महिलाओं में ये कैंसर ज़्यादा होता है पुरुषों से। अब ये क्यों होता है? यानी 3 कैंसर हैं जो सबसे कॉमन है महिलाओं में। सबसे पहला ब्रेस्ट कैंसर जो हम स्तन का कैंसर बोलते हैं, दूसरा कैंसर जो रूरल एरियाज जिसकी हमारी बात हुई, सर्विक्स कैंसर, ये जो कि किस जमाने में इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन था। अगले लास्ट 10 सालों में इसकी थोड़ी संख्या कम हुई है क्योंकि हमने रूरल एरिया में भी हाइजीन की तरफ ध्यान दिया गया है। सर, सर्विक्स कैंसर मतलब हम यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर कह रहे हैं? नहीं, यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर अलग होता है। सर्विक्स कैंसर का मतलब है बच्चेदानी का नीचे का जो भाग होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। अब ये कैंसर बाकी कैंसर से अलग होता है। ये कैंसर एक वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अच्छा। अब ये वायरस हाइजीन नहीं होने के लिए वजह से होता है। जैसे महीना आता है और जो रूरल एरियाज है अपन पट्टा या कपड़े से अपन ब्लीडिंग रोकते हैं, जो कि आजकल पैड्स आ गए हैं। सो इन्फेक्शन अगर बहुत टाइम तक है वो एरिया में तो कभी कभार कैंसर बन सकता है। तो अगर अपन ने अपनी हाइजीन की तरफ ध्यान दिया तो ये कैंसर को अपन रोक सकते हैं। दूसरा जो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा कि आजकल टीके भी आ गए हैं कैंसर को रोकने के, और अगर वो टीके दिए जाए सारी महिलाओं को शादी से पहले तो हम 4 तरह के कैंसर उसे रोक सकते हैं। क्योंकि ये कैंसर वायरस की वजह से होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट, सेकंड सर्विक्स, और तीसरा अंडाशय कैंसर जो हम ओवरी कैंसर बोलते हैं। वैसे ही अगर हम पुरुषों में बोला जाए तो इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर और जो सबसे इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया में वो है माउथ कैंसर। और ये माउथ कैंसर अपनी आदत या जीवन शैली की वजह से होता है। उसके बाद जो हम बोलते हैं वो होता है लंग कैंसर। बड़े शहरों में लंग कैंसर ज़्यादा है, गांव और रूरल एरिया में माउथ कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। इसके सिवाय कहीं कहीं एरियाज पे डिपेंड करता है। जैसे साउथ में पेट का कैंसर ज़्यादा होता है मसालों की वजह से, वैसे ही नॉर्थ में गैल ब्लैडर कैंसर है वो ज़्यादा होता है मोटापे की वजह से। तो कॉमन कैंसर पुरुषों में है माउथ कैंसर, लंग कैंसर, उसके बाद ये जो पेट का कैंसर होता है वो कॉमन होता है, और किस किस एरिया में बाकी की वजह से अलग अलग तरह के कैंसर कॉमन पाए जाते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि अचानक से भारत में एक बहुत बड़ा सर्ज दिखाई दे रहा है कैंसर पेशेंट्स में या कैंसर के केसेस में, आपको क्या मतलब आपका क्या एनालिसिस है, क्या मेन रीजंस है, क्या कॉजेस है कि इतने सारे कैंसर के केसेस सरफेस पर आ रहे हैं? अब 2 वजह हो सकती है जो मुझे लग रहा है। सबसे पहले ये कैंसर बढ़ रहा है, हाँ कैंसर का मात्रा बढ़ रही है।
पर जैसे आपने कहा सर्ज, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो कैंसर ओवरऑल ही बढ़ रहा है। 2 रीजंस है ये बढ़ने के। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना लाइफ स्पैन हम बोलते हैं। नॉर्मली लाइफ स्पैन अगर आप देखें इंडिपेंडेंस एरिया में 60 to 64 ईयर्स था, अभी ये लाइफ स्पैन 70 साल के अराउंड आ रहा है। तो बोला जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके सेल्स, जैसे एजिंग बोलते हैं हम लोग, एज होते हैं, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है आपके सेल एज होते हैं, उसमें ये सारे जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। अब जैसे म्यूटेशंस होते हैं, जिसको ज़्यादा म्यूटेशन उनको कैंसर होने की मात्रा बढ़ती है। ये एक कारण नहीं है। दूसरा कारण है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें अपने तरफ से देना है कि जीवन शैली, मोटापा। अब क्या होता है, एक थ्योरी नहीं है, पर थ्योरी क्या कहते हैं कि आपका जब बॉडी में फैट्स बढ़ता है तो फैट्स से ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं। और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये डैमेज के वजह से, तो जैसे फीमेल्स में बोला जाए ब्रेस्ट कैंसर, अपन गर्भ संची का कैंसर, अंतड़ियों का कैंसर, ये मोटापे की वजह से ज़्यादा होता है। वैसे ही मेल्स में भी अंतड़ियों का कैंसर ये मोटापे की वजह से ज़्यादा होता है। तो एक वजह कैंसर की बढ़ने की नहीं है, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, आपकी जीवन शैली बदल रही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे हैबिट्स जो हम बोलते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में माउथ का कैंसर पाया जाता है। ये कैंसर 95% अपने आदतों की वजह से होता है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और ये सबके सेवन, और जैसे हम अल्कोहल बोलते हैं, उसके सेवन की वजह से 90 से 95% माउथ कैंसर इस वजह से होता है। हम विदर्भा जो रहने वाले, वहाँ तंबाकू का सेवन शायद सबसे ज़्यादा है इंडिया में। इस वजह से ये माउथ कैंसर, अगर मैं गलत नहीं होगा कि 10 नए कैंसर में से हमारे एरिया में 5 नए कैंसर माउथ कैंसर होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और ये सारा लाइफस्टाइल की वजह से या आदतों की वजह से होता है। तो शुरुआत से ही अगर हमें बताया जाए या ये चीज़ की जानकारी दी जाए कि ये चीज़ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो ये एक काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमें हेल्प करेगी ये कैंसर को कम करने। जैसे अपन बोलते हैं अवेयरनेस, उसके बारे में खराब जानकारी होना ज़रूरी है शुरुआत से। तो उस वजह से हम ये कैंसर को काफ़ी हद तक रोक या कम कर सकते हैं। सही है सर। ये जैसे टोबैको, बीड़ी, सिगरेट का तो समझ में आता है कि वो मुंह में रखा है, काफ़ी देर रहता है और फिर वो कोई अल्सर होता होगा और फिर उसमें म्यूटेशन होते होंगे। हाउ डज अल्कोहल अफेक्ट द कैंसर या स्टिमुलेट्स द कैंसर सेल्स? जी, तो अल्कोहल बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल जैसे अपन स्मोकिंग बोलते हैं, उसमें निकोटीन करके केमिकल्स पे वो रहता है और काफ़ी तरह के हानिकारक पदार्थ रहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रहता, हैवी मेटल्स रहते हैं और काफ़ी तरह के जो हार्मफुल कंपाउंड्स रहते हैं। अल्कोहल में भी एक तरह का कंपाउंड होता है एसिटाल्डिहाइड। तो बेसिकली वो भी एक तरह का पॉइजन ही है। तो काफ़ी मात्रा में जैसे अल्कोहल जो लिया जाता है वो लिवर में जाके लिवर उसको मेटाबोलाइज या उसको पाए। अब अल्कोहल अगर आप लेते रहें तो उसका जो केमिकल एसिटाल्डिहाइड है वो भी बॉडी में जाके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाता है या हार्मफुल कंपाउंड्स बनाता है। ये कंपाउंड शरीर के हर पार्ट, जैसे लिवर, अल्कोहल ज़्यादा पीने से ना कि कैंसर बट सिरोसिस ऑफ लिवर जो कि कॉमन बीमारी है, पेट में पानी भरना, जॉन्डिस आना, तो लिवर को डैमेज करता है। ऐसे ही अल्कोहल जहाँ जहाँ शरीर में जाएगा वो एरी पार्ट को इरिटेट करता है। तंबाकू एक जगह रहता है, अल्कोहल पूरे शरीर में जाता है। तो सिर्फ तंबाकू ले खराब है, अल्कोहल पर तंबाकू ले तो ये दुगना खराब करता है सर। तो जो आदमी को, जैसे अपन बोलते हैं एक मोटा आदमी जो कि दारू पीता है और सिगरेट पीता है, तो ये तीनों रहा तो आपके 10 गुना ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए जीवन शैली, एक्सरसाइज, अच्छा काफ़ी चीज़ों में हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए ये बीमारी खराब है, ये अपने को जानना है। ये बीमारी काफ़ी हद तक जीवन शैली पे निर्भर करती है। अगर ये चीज़ हमें जानकारी हो तो
हम शुरुआत से ही अगर इसके तरफ ध्यान दें तो हम 100% तो कोई बीमारी कम नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी अलग बहुत सारी वजहों से होती है, बट कुछ हद तक हम इस कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सर, एक बड़ी क्यूरोसिटी रही है मेरे मन में कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी बुरी आदतों से पहले से फ्री है, अपना फूड खान पान बहुत अच्छा रखते हैं, फिर भी सर उन्हें किसी तरीके से कैंसर पकड़ ही लेता है। तो आपको, और ये कॉमनली देखा जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत रेयर केसेस है। व्हाट डू यू सी, वेयर डू यू सी द रीजंस बिहाइंड कि जो लोग कहीं पे कोई इन्वॉल्व नहीं थे फिर भी उन्हें? ठीक, सो कैंसर होने की जैसे मैंने बात बताई कि एक होता है जीवन शैली, एक होता है शरीर में म्यूटेशन होना। अब म्यूटेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया एक कोशिकाएं सेल में कोई वजह से डैमेज हो। अब अपार्ट जो हमने बताया जीवन शैली, बाकी क्या रीजंस हो सकते हैं। सो जैसे हम कॉमन कैंसर बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, अंतड़ियों का कैंसर, 10% कैंसर अनुवांशिक रहते हैं, यानी हेरिडिटरी। इसीलिए अगर आपके फैमिली में काफ़ी लोगों को कैंसर हुआ है, माँ, मौसी, पिताजी या पिताजी के भाई, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं या कुछ ये म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो जीवन में अपने पिताजी या माताजी से आपको मिलती है। एक कॉमन एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे अपन एंजेलिना जोली करके फेमस प्रसिद्ध है, उनका जैसे था, उनको एक म्यूटेशन शरीर में था, ब्राका म्यूटेशन, BRCA म्यूटेशन। सो ये म्यूटेशंस आपको अपने परिवार यानी आपके मदर से ये या फादर से ये म्यूटेशन मिलता है। अगर आपके शरीर में ये म्यूटेशन है तो बाकी जनता से या बाकी से 80 से 90% चांस है कि आपको जीवन में ये कैंसर होगा। यही कैंसर नहीं, आपको अंडाशय का कैंसर और विभिन्न अदर कैंसर हो सकते हैं। तो ये तो आपके अगर फैमिली में काफ़ी लोगों को कैंसर है तो आपको ये जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं आपको भी तो वो म्यूटेशन नहीं है। अब अदर रीजंस क्या होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो इम्पॉर्टेंट है जैसे जिसके बिकॉज हमारे लिए अभी टीके भी आ रहे हैं, इस वायरस इन्फेक्शन। जैसे ओरल कैविटी में ओरोफेरिंक्स करके गले के पीछे का भाग, और नेजोफेरिंक्स करके होता है नाक के पीछे का भाग, और सर्विक्स कैंसर, ये कैंसर इन्फेक्शन के वजह से हो सकते हैं। तो तीसरा रीज़न जो है लंग कैंसर। तो हम बोलते हैं म्यूटेशंस मीन्स जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं उनमें कोई वजह से डैमेज हो जाए। जैसे अगर माता, उनके मदर ने जब वो बच्चा पेट में रहता है ध्यान नहीं दिया और उनको सीवियर इन्फेक्शन हुए तो उससे बच्चे में भी काफ़ी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो रेयरली वो वजह से भी हो सकता है। चौथा वजह जो लंग कैंसर में काफ़ी कॉमन है कि 40 से 50% कैंसर जो लंग कैंसर आजकल हो रहे हैं, जो कि महिलाओं में बढ़ रहे हैं, वो शरीर में म्यूटेशंस, जो मैंने फिर से आपको एक बात बताई, होते हैं। ये म्यूटेशन बेसिकली सेल में डैमेज की वजह से होते हैं। उसमें कोई एक वजह नहीं होती है ये डैमेज क्यों हो रहा, पर वो डैमेज है तो उससे फ्यूचर में लंग कैंसर हो सकता है। जैसे EGFR एक तरह का सेल पे वो है, उसके हानिकारक है, उसके म्यूटेशन की वजह से लंग कैंसर कॉमन है। ये सब चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आजकल हर बीमारी वजह के हिसाब से आपने दवाइयाँ बनी हुई है। तो अगर आपको पता है ये बीमारी इस वजह से हुई है तो आजकल काफ़ी नए तरह के आधुनिक इलाज आए हैं जो उसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ये तकलीफ पाई जाती है। तो काफ़ी तरह हैं। अगर एक छोटे में बताऊँ तो अनुवांशिक, जन जीवन शैली, देन कुछ शरीर में म्यूटेशन, कुछ वायरस, बट ये सब ना होने की वजह से भी काफ़ी बार कैंसर का कोई रीजन नहीं मिलता है। तो और कभी कभार ये सब के मिलाने की वजह से भी होता है कि एक वजह नहीं होती। आप एक वजह वो भी रहती है जीवन शैली, एक वजह होती है कि शरीर में म्यूटेशंस हो, तो काफ़ी वजह से हो सकता है। सर, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में डू यू सी स्ट्रेस एज अ फैक्टर फॉर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स? काफ़ी हद तक आपने जो ये बात की, ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस कैंसर करता है, आंसर है नहीं, बट स्ट्रेस होता है। ये बाकी जो वजह होती है
उसको और प्रेसिपिटेट हम बोलते हैं या बढ़ाता है तो हो सकता है। तो मुझे स्ट्रेस है इसलिए मुझे कैंसर हुआ, ये वजह नहीं है। बट मैं तंबाकू खाता हूँ, मेरे मोटा है या मेरे में और कुछ है, और उसके ऊपर अगर आपको स्ट्रेस है तो हर चीज एक दूसरे के ऊपर ऐड होके होता है। एक वजह स्ट्रेस नहीं, बट बाकी वजहों के साथ स्ट्रेस भी एक चीज है जो आदमी को कंट्रीब्यूट कर सकता है कि कैंसर की मात्रा बढ़ रही। एक सर थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ फूड्स की हैबिट्स पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस करती है कैंसर को या कार्सिनोजेनिक एजेंट्स को? तो बहुत इम्पोर्टेंट बात, कितनी अभी जो ऐसे हमारी डिस्कशन हो रही है मोटापा, हाँ, काफ़ी कैंसर्स है जो शरीर में फैट्स के बढ़ने की वजह से बढ़ते हैं। तो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है पेट के सारे कैंसर्स की वजह से। आप पेशेंट को तंबाकू नहीं खाता है, स्मोक नहीं करता है, तो क्यों कैंसर हो सकता है? तो खान पान का काफ़ी इसमें रोल आता है। आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ये अंतड़ियों के कैंसर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए पश्चिमी देश में सबसे कॉमन कैंसर्स क्या होते हैं? प्रोस्टेट कैंसर और अंतड़ियों का कैंसर, और ये जीवन शैली की वजह से होता है, आप क्या खाते हैं। तो रेड मीट जो हम बोलते हैं, ज़्यादा मात्रा में रेड मीट होने से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है, अंतड़ियों का कैंसर बढ़ता है। वहाँ वैसे ही आप बोला जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि आप खाने में सब चीज़ों की मात्रा बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स में भी जैसे अपन बोलते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स खाना, ये काफ़ी हद तक अपनी विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट जैसे हमारी बात हो रही थी, ये फ्रूट्स के ज़रिए हमारे शरीर में आता है, ये बेटर रहता है। उसके ही विपरीत अगर आप बोला जाए कि जो नॉनवेज है, फैट्स है, रेड मीट है, इससे फैट से ऑक्सीजन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो उससे कैंसर की मात्रा बढ़ती है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अगर अपना 5 kg ओवरवेट है तो अपना 3% कैंसर की चांस होना बढ़ता है। सो मोटापा में सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम नहीं, कैंसर होने की भी चांसेस बढ़ते हैं। और यही खाना, दूसरी चीज़ है रखा हुआ खाना। सो आप फ्रिज में रखते हैं तो भी एक छोटे हद तक ये खाना भी, तीन रखा हुआ खाने से भी, क्योंकि आपके जो होते हैं जो शरीर में, अगर ये या हम बोले जहाँ खाना रखा वो डिकम्पोज थोड़ा थोड़ा होता है, तो उससे भी एक चीज़ होती है। काफ़ी चर्चा होती है प्लास्टिक रैपर्स इसकी। अगेन प्लास्टिक रैपर्स अगर आप करे जाए तो वो प्लास्टिक केमिकल भी आपके रोटी पे आते हैं। तो ये एक हद तक तो नहीं कि इसी से हुआ है, बट थोड़ा 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 करके ये कैंसर के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेश कुक्ड फूड खाना, खाने में हरी सब्जी होना ज़रूरी है, वज़न को मेंटेन करना, हरी सब्जी खाना, फ्रूट्स खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वज़न मेंटेन करना, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक अपने ओर से, कोई एक रीज़न नहीं है कि ये किए तो ये नहीं होगा, बट ये काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है ये जानलेवा बीमारी को कम करने या रोकने के लिए, चांसेस को डिक्रीज करते। तो सर एक्चुअली एक क्यूरियोसिटी और है, व्हाट आर द टॉप मोस्ट कॉमन फूड्स व्हिच विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ कैचिंग यू कैंसर? देखिए, सबसे कॉमन फूड बोला जाए जिससे कैंसर हो सकता है इस जो अपन नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज में भी अगर अपन रेड मीट बोले तो ये रेड मीट जो चीज़ है ये कॉमनेस्ट रीज़न है जिससे अपन अंतड़ियों का कैंसर या मोटापा या ब्रेस्ट कैंसर ये बढ़ता है। वैसे ही अपन बोला पाए ज़्यादा तेल की मात्रा, जैसे अपन फैट्स बोलते हैं, जैसे घीस बोलते हैं, इससे ये शरीर के लिए मोटापा बढ़ाना, इनडायरेक्टली ये कैंसर बढ़ाता है। और जैसे मैंने पहला बोला था, ऑल जहाँ पे टोबैको बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, या कोई भी चीज़ में जैसे सुपारी बोलते हैं, ये सब चीज़ें जो चूना अपन बोलते हैं अपने एरिया में रहता है, कत्था अपन लगाएं तो ये सब चीज़ें शरीर के लिए हानिकारक रहती है और ये कैंसर को कंट्रीब्यूट करती है। रखा हुआ प्रोसेस फूड ये भी एक तरह से खराब ही रहता है जो जीवन शैली में आता है। तो ये चीज़ें एक हद तक शरीर के लिए हानिकारक रहती है और ये कैंसर को कंट्रीब्यूट करती है बढ़ने में या कैंसर होने में।
तो सर इसी के अगेंस्ट अगर हम कहें तो व्हाट आर दी बेस्ट फूड्स टू विच कैन फाइट कैंसर? तो अगर बोला जाए कोई भी ऐसा फूड जो अपने शरीर का वजन नहीं बढ़ाता है, जैसे हरी सब्जियां में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई सब तरह के पदार्थ रहते हैं। हरी सब्जी हो गई। हम अगर नॉनवेज बोले, जैसे मैंने रेड मीट खराब बोला, वैसे ही फिश शरीर के लिए अच्छी रहती है। अच्छा। सारे तरह के फ्रेश जो फ्रूट्स खाते हैं, सबसे अच्छी चीज़ होती है फ्रूट्स में सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो फ्रूट्स बोला जाए, फिश बोला जाए, हरी सब्जियां बोला जाए, नॉर्मल कुकिंग फूड है। दही हम बोलते हैं जो प्रोबायोटिक्स होता है, वो अपने इंटेस्टाइन को साफ करता है, खराब ऑर्गेनिज्म को निकालता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी चीज़ मानी जाती है खाने में, जो कि उपयुक्त मात्रा में दी जाए तो ये शरीर को प्रोटेक्ट करने में, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने में, विटामिन सी बढ़ाने में, या इम्यूनिटी सेल्स बढ़ाने में, जो ये बीमारी को फाइट करने में बेटर रहते हैं, ये होते हैं। सर व्हाट आर दी अर्ली एंड इजी साइंस मतलब हमारी बॉडी हमें दिखाती है जहाँ से हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में कि क्या हम कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं? तो ये जवाब मैं आपको एक अंग्रेजी में, जैसे अपन बोलते हैं सावधानी, अंग्रेजी में से कॉशन कहा जाता है। कॉशन में CAUTION। तो पहला वर्ड आता है सी का मतलब है चेंज इन द ब्लडर एंड बोवेल हैबिट्स। इसका मतलब है कि 12 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको मोशन फ्री नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये पहला सिम्टम। अ सोर दैट डज नॉट हील, तो एक छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है। माउथ में भी अगर छाला आया, आपने दवाई लगाई, आप तंबाकू खाते और वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने ENT डॉक्टर के पास जाइए और छाले की जांच कर दीजिए। अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। अगर ब्लीडिंग माउथ से, नाक से, मोशन की जगह जो नॉर्मल नहीं थी और वो कंटिन्यूस हो रही है, तो आपको दिखाना पड़ता है। थिकनिंग और इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और स्वेलिंग इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ब्रेस्ट में लंप आ गया है, आपके अंडकोश में लंप आ गया है, पेट में आपको ऐसे सूजन दिख रही है, ये हो गया इनडाइजेशन। सो परसिस्टेंट पेट खराबी रह रही है, परसिस्टेंट पेट दर्द रह रहा है, परसिस्टेंट पेट दर्द रह रहा है और वजन कम हो रहा है, इस हो गया ऑब्वियस चेंज इन द साइज ऑफ द स्वेलिंग। सो एक गांठ है जो कई सालों से आपकी है, पर वो सडनली गांठ बढ़ रही है, तो ये हानिकारक है। एक मैंने जैसे पहले बताया, एक मोल है, काला तिल है, वो सालों से छोटा है और सडनली 6 महीने से बढ़ रहा है, तो चेंज इन द साइज। एंड आखिरी है ION, N इज नैगिंग कफ। तो एक खांसी है, जो एक स्मोकर है, टोबैको च्यूअर है और खांसी कम ही नहीं हो रही है, 3 महीने से ज़्यादा खांसी है, तो अगर ये सिम्टम्स है जो मैंने एक छोटे में बताया, कॉशन, ये 7 सिम्टम्स आपने ध्यान देना है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो इनमें से आपको लगती है और एक समय से ज़्यादा होती है और दवाई देने के बावजूद भी फिर से हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को जाके ये सारी चेकअप्स, आपको कैंसर के जो होते हैं चेकअप, वो कराने चाहिए। बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताया सर, मतलब मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से आपने ये बताया ना, ये बहुत बढ़िया था। सर क्या कॉमन ट्रीटमेंट्स है आज के डेट में अवेलेबल, अगर कोई मतलब कैंसर डिटेक्ट हो ही जाता है तो? ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कैंसर ठीक हो सकता है अगर आप कैंसर को जल्दी पकड़ लें। तो आज से 20 साल पहले, या मैं बोल सकता हूँ 30 साल पहले, कैंसर को ट्रीटमेंट के ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे। अपने पास ऑपरेशन था और अपने पास रेडिएशन था और कुछ तरह की दवाइयाँ थी। अब ये जो 30 साल है, ये 30 साल में काफ़ी विकसित हो गया है कैंसर में। मैं सबसे पहले सर्जरी की बात करूँगा। सर्जरी यानी जो खराब थिंग है उसको निकाल दिया जाए, बट पहले अपन कोई भी चीज़ को अपन ओपन करके, जैसे पेट में ट्यूमर है तो करते थे। फिर आया लेप्रोस्कोपी।
लेप्रोस्कोपी का मतलब है छेद करके 3 से 4 छेद करके कैमरा डाल के वही एरिया को निकालना, जिससे ज़्यादा पेशेंट में जैसे अपन चीर फाड़ बोलते हैं वो कम होती है और कॉस्मेटिकली भी देखने में मालूम भी नहीं पड़ता है ये कैंसर है। अब जो आधुनिक आया है उसको हम बोलते हैं रोबोटिक थेरेपी। ये जो अपन ऑपरेशन करते हैं ये एक मशीन आई है, वो मशीन से जो हमारी देखने की शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इसमें एक तो होल कम होता है, 3 होल्स होते हैं या 2 होल होते हैं, और आगे 10 साल में 1 होल वाला भी अभी नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है कि सिर्फ 1 होल करके उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और अपना अपना काम कर सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी, और बहुत हर्ष के साथ ये कहना है कि नागपुर में भी ये रोबोटिक सर्जरी के काफ़ी अभी सेंटर्स आ रहे हैं जिसके थ्रू ट्रीटमेंट एक्चुअली सर्जरी भी थोड़ी एक्यूरेट और होती है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी कम हो जाते हैं और कॉस्मेटिकली भी अच्छे रखते हैं। रेडियोथेरेपी यानी अपन जो लाइट बोलते हैं, सिकाई बोलते हैं, इसमें भी पुराने ज़माने में हमारे पास सिर्फ कोबाल्ट करके एक मशीन होती थी, उसके थ्रू होता था। आजकल जो आया है उसमें आजकल काफ़ी आधुनिक तरह के आ गई है टेक्नोलॉजी, IMRT, IGRT, रैपिड आर्क, और अभी इंडिया में सबसे लेटेस्ट जो आया है वो होता है प्रोटॉन मशीन करके। ये मशीन सबसे आधुनिक मशीन है जिससे रेडिएशन काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट के ज़रिए हम पेशेंट को दे सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है दवाइयों के ज़रिए। किस ज़माने में हम कीमोथेरेपी करके एक वर्ड है, ये वर्ड से काफ़ी लोग डरते हैं, बाल जाना, उल्टी होना, संडास होना, मुंह में छाले आना, कमज़ोरी होना, इन्फेक्शन। बट अभी कीमोथेरेपी से हम आगे बढ़ के एक जो नए टेक्नोलॉजी आ गई है ट्रीटमेंट का, उसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं कैंसर कोई म्यूटेशंस के वजह से होते हैं। आजकल नए तरह के इंस्ट्रूमेंट या नए तरह की लेबोरेटरी जांचों से हमें वो म्यूटेशंस का पता पड़ सकता है। तो हमारे पास काफ़ी नए तरह के टैबलेट्स भी आ गए हैं जिसके ज़रिए हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे आधुनिक इलाज जो कि अभी आया है उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। ये इम्यूनोथेरेपी, आप बोलिए इम्यूनोथेरेपी है क्या? आप जो BCG का टीका लेते हैं जो ट्यूबर, वो भी इम्यूनोथेरेपी है। अच्छा। तो इम्यूनोथेरेपी ऐसी शैली का इलाज है जिसमें हम बॉडी के इम्यून सेल्स जो कि T सेल्स रहते हैं उसको हम बढ़ाते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। आपके शरीर में अगर इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को आपकी बॉडी की जो रोग निधारक शक्ति बोलते हैं उससे कंट्रोल करते हैं। बट ये जो कैंसर है वो क्यों नहीं कंट्रोल होता? अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से। तो बॉडी में कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने इम्यून सेल्स को रोक देती है बॉडी, क्योंकि ये नहीं पता पड़ सक पाता इम्यून सेल को कि ये कैंसर है कि ये नॉर्मल सेल्स है। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी शैली का इलाज है वो जो सोए हुए इम्यून सेल्स हैं, T सेल्स हैं, उसको जागृत करके कैंसर सेल्स को मारती है। इसमें साइड इफेक्ट्स भी कम है और अगर कीमो के साथ दें या अलग दें तो इम्प्रूवमेंट जो होता है लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अपनी लाइफ भी बढ़ती है, तकलीफ भी कम होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी एज में ये दे सकते हैं। और भविष्य में हम क्या देख रहे हैं कि एक नए शैली का इलाज आ रहा है, ड्रग एंटीबॉडी कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हम टेक्नोलॉजीज यूज है, हमें पता है कि इसमें ये डिफेक्ट है, तो हम टेक्नोलॉजी के जरिए दवाई को वो डिफेक्ट पे अपन अटैच करके अंदर करते हैं। तो इस शैली से काफ़ी नए तरह की दवाइयाँ बन रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपन दवाई तो देते हैं पर हम कैंसर को रोक सकते हैं क्या? तो उसमें आया है टीकाकरण प्रोग्राम। तो कैंसर को रोक सकते हैं। तो लेडीज में 4 कैंसर्स हैं, जैसे जो लेडीज कैंसर्स होते हैं उसको सिर्फ एक सर्वाइकल वैक्सीन के टीके से अपन रोक सकते हैं। काफ़ी गलत धारणाएं हैं, काफ़ी यूट्यूब पे आता है कि ये वैक्सीन न लेनी चाहिए। देखिए, आप पोलियो, DPT ये सबकी वैक्सीन लेते हैं कि ये इन्फेक्शन को कम करते हैं। बॉडी में 3 से 4 ऐसे कैंसर है जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन। तो ये वैक्सीन जो है ये कैंसर को नहीं, वो वायरल इन्फेक्शन को रोकता है। तो इनडायरेक्टली वो कैंसर भी रोकते हैं। तो फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग
महिलाएं, और आजकल ये पुरुषों को भी देना चाहिए, ये भी आया है। में सर ये देना होता है ये कैंसर ये वैक्सीन? जो राइट एज है वो है 11 से 12 साल, बट लेडीज में बोलते हैं 11 से 25 साल के बीच में आप दे सकते हैं। शादी से पहले दी जाए तो ये बेटर रहता है, बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस रहते हैं। तो मैरिज से पहले दिए तो इसका इफेक्ट 90% रहता है, और 11 से 12 साल में दिए तो सिर्फ दो बार देना पड़ता है। पहला महीना 0 महीना और 6वां महीना। 15 साल के ऊपर 3 डोज देने पड़ते, 0 महीना, दूसरा महीना और 6वां महीना। तो वैक्सीन्स में अपन 4 तरह के लेडीज के कैंसर को रोक सकते हैं। आप सोचिए ये 4 कैंसर करीबन 1.5 से 2 लाख नए कैंसर केसेस होते हैं, और ये तो हम जो अपन सेंसस में पकड़ते हैं कितने पेशेंट्स हैं गांव में, रूरल एरिया में, जो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं गलत धारणाओं डर के वजह से। तो जैसे आप बाकी चीज़ों में वैक्सीन है, ये भी वैक्सीन मुझे लगता है गवर्नमेंट को अभी एक्टिवली सोचना चाहिए कि सभी लोगों को हमारे वैक्सीनेशन के थ्रू, प्लान के थ्रू मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन दी गई तो ये कुछ कैंसर, जैसे अपन ने लेडीज़ में बताया था, सर्विक्स कैंसर, एनाल कैंसर, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, इवन पुरुषों में भी माउथ कैंसर, ओरोफेरिंग्स कैंसर। अच्छा। और अपन जैसे वाट बोलते हैं, वाट आता है स्किन में, वो वाट भी यही वायरस के वजह से होता है। तो ये भी हम उसको रोक सकते हैं वैक्सीनेशन देके। दूसरी वैक्सीन है जो हम इंडिया में, अगर लिवर कैंसर जो होता है वो सबसे कॉमन हेपेटाइटिस बी वायरस के वजह से होता है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस को भी रोकने की वैक्सीन है। तो वो भी सब लोगों को, नहीं तो एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए जिनको नीडल प्रिक होने के चांसेस रहते हैं, जिससे हम, तो ये 2 वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है। अब भविष्य में जो सबसे एक्साइटिंग या सबसे अच्छी चीज़ आ रही है वो आ रही है पर्सनलाइज थेरेपी। अब आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 10 साल बाद ट्रीटमेंट या 20 साल बाद ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब 2 आदमी सरीके नहीं होते हैं तो उनका दोनों का ट्रीटमेंट कैसे एक जैसा होना चाहिए। तो एक नई जो थेरेपी आ रही है, जो इंडिया में अभी लास्ट ईयर हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू मैडम ने लॉन्च की, उसको बोलते हैं कार टी सेल थेरेपी। ये आप मेरा नाम याद रखिए, 10 साल बाद आप बोलेंगे मैंने 10 साल पहले बताया था। कार का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थेरेपी। उसमें क्या करते हैं, हर आदमी का दवाई उनके हिसाब से उसके ब्लड से बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं। बस ये बहुत आपने अच्छा वर्ड बोला, कस्टमाइज करते हैं। तो हम उनका ब्लड निकाल के लेबोरेटरी में उसको ये एंटीजन उनके शरीर में डालते हैं। अब ये एंटीजन अगर डाले तो बॉडी का जो टी सेल है उस पर एक्ट करता है। अच्छा। तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमियाज, लिम्फोमा, माइलोमा, इसमें ये थेरेपी काफ़ी हद तक, जो कैंसर कोई दवाई से नहीं ठीक होते, ये दवाई के ज़रिए उनकी लाइफ बढ़ती है या वो कैंसर ठीक भी हो रहे हैं, कार टी सेल थेरेपी। अब बाकी कैंसर में भी धीरे धीरे हम लोग ने प्रयोग करना चालू किया है। तो फ्यूचर में आप ऐसे देखेंगे कि हर आदमी को उनके हिसाब से, उनके ब्लड के हिसाब से थेरेपी चालू की जाएगी। भविष्य में काफ़ी चीज़ें अच्छी आ रही है, पर मैं तो यही मानता हूँ कि ये कैंसर ना होए उसकी कोशिश करें, जल्दी पकड़ने की कोशिश करें, बिकॉज ये सब अपने ऊपर ही निर्भर रहता है कि हम क्या करें, कैसे हम ये खराब बीमारी, मैं मानूंगा ये जानलेवा बीमारी है, बट कुछ हद तक हमारे ही दोष होता है जिस वजह से ये कैंसर होता है। सर इतने सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, पर इन ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट कैसी है? बहुत, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग बोली, और मैं मानूंगा कि ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, जैसे इम्यूनोथेरेपी बताया है, ये काफ़ी कॉस्टली है। तो अपन नॉर्मल पब्लिक को अभी नहीं दे पा रहे हैं और हमारी कोई योजना में भी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट एक चीज़ कहूँगा कि कुछ सालों में ये हर एक के साथ होता है कि कुछ शुरुआत में जो दवाई आई या कुछ आई तो महंगी होती है, बट एक पीरियड, एक समय होने के बाद जो पेटेंट होता है वो पेटेंट ख़त्म हो गया तो इंडियन कंपनी भी उनको बना सकती है। तो इनका कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1/10 हो जाता है। तो अभी आज इम्यूनोथेरेपी काफ़ी कॉस्टली है, 2 लाख का 1 डोज होता है, पर मेरे को लगता है नेक्स्ट 4-5 साल में जब ये पेटेंट ख़त्म होगा तो ये नॉर्मल पब्लिक के जो जितना खर्चा उसमें आ जाएंगे। तो आज ये, हाँ, ये दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ काफ़ी महंगी है जो अपन बोल सकते हैं, और अपन
पूरे लोगों को या पर्टिकुलरली रूरल एरिया में उधर नहीं दे पा रहे हैं पर भविष्य में मुझे पूरा विश्वास है और मैं कॉन्फिडेंट ही हूँ कि ये दवाइयाँ धीरे धीरे जैसे जैसे पेटेंट लॉ कम होगा वैसे वैसे हम सारे लोगों को दे सकेंगे। और एक अच्छी बात है कैंसर में कि सारी सरकारें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान के थ्रू या हमारी, मैं अभी तो हैदराबाद में ऊपर मैं नागपुर में हर हफ्ते मेरी क्लिनिक रहती है, तो हमारी सरकार काफ़ी हद तक ये दवाइयाँ सबको फ्री में उपलब्ध करवा रही हैं, जन सुविधा केंद्र पूरी सुविधा। जैसे आप वर्धा की बात की जाए तो हमारे जो दत्ता मेघे या सावंगी कॉलेज है, इसमें जो नए कैंसर आए हैं तो मेजॉरिटी को ये फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं। अच्छा, तो यही एक चीज़ है कि ये ज्योतिबा फुले योजना या जो सरकार की योजनाएं हैं उसके ज़रिए 80 से 90% दवाइयाँ या 80 से 90% ट्रीटमेंट फ्री मिलते हैं। तो एटलीस्ट ये तो हो गया इंडिया में कि पैसे के या गरीब लोग भी सेम उतनी अच्छी ट्रीटमेंट, आधुनिक ट्रीटमेंट बिना पैसा खर्च किए सरकार की मदद से ले सकते हैं। इसीलिए आपको जल्द से जल्द थोड़ी भी तकलीफ है तो अपने हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर को दिखा के ये अच्छे सेंटर्स जो आपके बने हैं उनके पास जाके जल्द से जल्द इलाज लेना चाहिए। सर, ये अभी रिसेंटली चर्चा में आया हुआ बहुत बड़ा टॉपिक है, जापान ओरिजिन साइंटिस्ट which was based in US was awarded with Nobel Prize, ऑटोफेजी। तो ये ऑटोफेजी कैसे काम करती है और सच में कितनी इफेक्टिव है, जिसे अभी दुनिया ज़्यादा होपफुल नज़रों से देख रही है? देखिए, ऑटोफेजी होता क्या है पहले ये समझना है। ऑटो मीन्स खुद, फेजी मीन्स डेथ। तो आप अपने सेल्स जो बुढ़ापे या खराब सेल्स को आप अपने खुद सेल्स को मार रहे हैं और उसमें से जो बचे हुए अच्छे जो सेल्स रह गए हैं वो फिर अपने बॉडी के सेल्स को या बॉडी के फंक्शंस को बेटर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हम बोलते हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? ये ऑटोफेजी होता है। अब ऑटोफेजी यानी आप 24 से 36 घंटा नहीं खाते हैं तो उसमें आपके खराब सेल्स मर जाते हैं और जो अच्छे सेल्स बचे हैं वो अच्छे फंक्शंस में लग जाते हैं। सेकेंड ऑटोफेजी जो अपन एग्जाम्पल बोलते हैं वो बोलते हैं कीटो डाइट, काफी फेमस है। या इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स पूरा निकाल देते हैं और आप फैट्स को बर्न करते हैं। तो इसलिए बेसिकली ये पूरे या आप एक एक्सरसाइज बोल दीजिए। तो ऑटोफेजी एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है, ये हेल्दियर सेल्स को बचाने का कॉन्सेप्ट है। अब ऑटोफेजी आपके कैंसर को रोक सकता है। बेसिकली रोकना ये बहुत दूर की बात हो गई, ये बहुत ही एट द आखिरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ऑटोफेजी से आप थोड़ा सा हेल्दियर सेल्स को बढ़ाते हैं और ओल्डर सेल्स को कम करते हैं। ये बीमारी में हेल्प करेगा, ये बीमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम बीमारी में ज़रूर हेल्प करेगा। ये आपको और चुस्त बनाएगा, ये आपको चुस्त बना सकता है, ये ऐसा वो नहीं है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छा है। बट ये कैंसर रोकेगा। देखिए, कैंसर एक दिन से नहीं होता है। कैंसर काफ़ी वर्षों के डैमेज के वजह से, काफ़ी सालों के बाद जब सेल बॉडी के सिस्टम को के कंट्रोल से चला जाता है तो होता है। पर ये ऑटोफेजी कॉन्सेप्ट एक हेल्दी बॉडी के लिए अच्छा है। ये कैंसर को रोक सकता है ये नहीं कह सकते, बहुत जल्दी है। बट यस, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा है। प्रैक्टिकली कितना अच्छा है वो तो समय से मालूम पड़ेगा। पर ये आई एम अ पर्सन हु जो ज़रूर बिलीव करता है कि ठीक है, हाँ ये हेल्दीपन के लिए ज़रूरी। आप फास्टिंग करते हैं, दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ओनली, बिकॉज इनडायरेक्टली आप बॉडी के फैट्स को कम कर रहे हैं। सर, इसके साथ एक और चर्चा चलती है, एलोपैथी के ट्रीटमेंट्स के अलावा आयुर्वेद और होम्योपैथ क्या कैंसर में हेल्प कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कैंसर में हेल्प कर सकता है। आंसर हाँ है। देखिए, कोई भी एक ट्रीटमेंट परफेक्ट नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि सब ट्रीटमेंट्स पेशेंट को बेनिफिट करते हैं, किस हद तक अलग बात है। जैसे जो मैं एलोपैथी जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा कैंसर क्लिनिकल ट्रायल पे बेस्ड रहता है कि पहले वो दवाई को टेस्ट किया जाता है, पहले अपन बोलते हैं जानवर, उसके बाद इंसान, और धीरे से कम से हम ज़्यादा डोज पे जाते हैं। सो जो साइंटिफिक प्रूफ है हमारे एलोपैथी का वो ज़्यादा है।
तो वो कॉन्सेप्ट में आपको वो दवाइयाँ प्रूव की करके बिना होता है। अब होम्योपैथिक, जिसका मैं बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं हूँ, या एलोपैथिक, उसमें भी दवाई का टेस्ट होता है, पर जितना हम डाटा बोलते हैं और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एलोपैथी में, उतना उसमें थोड़ी कम है। बट कहते हुए भी हमें सबको साथ साथ लेके चलना है। तो होम्योपैथी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, होम्योपैथी में काफ़ी दवाइयाँ हैं। ऐसे ही एलोपैथी हमारे बॉडी में कुछ मिनरल्स, जैसे हम आपको बताएं ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर एक AML करके कैंसर आता है, उसमें एक कैंसर आता है APML, ब्लड के AML का थर्ड प्रकार। उसमें एक सबसे जो बेस्ट दवाई है वो है आर्सेनॉक्स, ये आर्सेनिक पे बनी हुई है। हाँ। ऐसे ही एक और दवाई है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, जो रेटिनोइक एसिड अपन बोलते हैं, उस पे बनी हुई है। तो कुछ दवाइयाँ तो हैवी मेटल जो हम लेते हैं उस पे भी बनी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें दवाइयाँ नहीं हैं, पर मैं तो यही मानता हूँ कि सबको साथ साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, बट जो हमारी आधुनिक दवाइयाँ आई है उसके तरफ लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, बट बहुत बार डर के वजह से, इग्नोरेंस के वजह से, हमें अवेयर नहीं है, उस वजह से अपन पहले आयुर्वेदिक होम्योपैथिक काफ़ी टाइम दवाई लेते हैं और बाद में हमारे पास आते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि वो दवाइयाँ अच्छी नहीं और नहीं लेनी चाहिए, बट जो आधुनिक मेडिसिन बना है वो थोड़ा जल्दी यूज़ करना चाहिए। बिकॉज जब पेशेंट फिट है, जब पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, तो उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है। आप अगर वही काफ़ी कैंसर बढ़ने के बाद जाए, इसी वजह से कैंसर में इंडिया में डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि लेट डायग्नोसिस होता है। बट तीनों दवाइयाँ या तीनों शैली की इलाज कैंसर को लड़ने के लिए अगर एक साथ काम करें तो वो बेहतर रहेगा। एक इलाज दूसरे से बेटर नहीं है, और आधुनिक इलाज जो हम करते हैं, जो एलोपैथिक है, वो कैंसर में जल्दी ट्रीटमेंट में आना चाहिए। सर, मतलब बस एंड ऑफ द पॉडकास्ट पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है सर इस रेंज में। तो सर, कई सारे सेलिब्रिटीज़ या कई सारे लोग जिन्हें कैंसर हुआ, ये कई बार कहते हैं कि पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी ने हमें बहुत हेल्प की। सर, इस पे थोड़ा सा आपके एंड से प्रकाश डालिए। देखिए, ये चीज़ मैं तो हर मानता हूँ कि कैंसर नहीं, हर चीज़ में जो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, पॉजिटिविटी, हर चीज़ में काम आती है। आप कोई ये बीमारी नहीं, हर जीवन की शैली में अगर आप पॉजिटिव है। देखिए, हम बार बार एक ही चीज़ होते हैं, आप जब किस चीज़ से लड़ते हैं तो आप कभी भी जीतने के लिए लड़ते हैं। अगर पहले दिन ही अगर आप मान लें कि कैंसर से आप ठीक नहीं हो सकते, या कैंसर से आपकी डेथ हो जाएगी, जो कि खराब बोलना है, तो आप नहीं ठीक होते हैं। तो जीवन में पॉजिटिविटी हर जगह चाहिए। अब कैंसर में पॉजिटिविटी क्या है, मैं जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो कीमो से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर एक स्त्री या एक पुरुष जो प्रिपेयर्ड है मेंटली कि नहीं, मुझे लड़ना है और मुझे निकलना है, और वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, और बेसिकली हर चीज़ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो काफ़ी हद तक ये जो बीमारी है उसको एक तो लड़ने में अच्छा रहता है और जीतने में अच्छा रहता है। साइंटिफिक बेसिस ऑफ पॉजिटिविटी अगर आप बोला जाए तो बिल्कुल साइंटिफिक बेसिस ऑफ पॉजिटिविटी है। जैसे हम बोला जाता है, ऑल्दो मैं विशेषज्ञ उसका नहीं हूँ, सो जो केमिकल्स आप पॉजिटिव होके रहता है वो एक हद तक कैंसर को लड़ने में मदद करता है। सो पॉजिटिविटी जीवन की हर जगह होना चाहिए, बट पॉजिटिविटी कैंसर में तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ से ज़्यादा सोशल स्टिग्मा जैसे अपन बोलते हैं, बाकी लोगों को लोग डरते हैं बताने में, इसमें कोई डर नहीं है। ये आज जो नॉर्मल बीमारी है, जैसे डायबिटीज़, BP है, वैसे ही कैंसर होता है। इसीलिए आपको पहले तो कैंसर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि कैंसर हर दम अपने शरीर में दोष के वजह से नहीं होता, ये तो जैसे आप उम्र बढ़ती है उस वजह से हो सकता है। तो पहले एक्सेप्टेंस होना, एक्सेप्टेंस के बाद आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, बिकॉज ये बीमारी को फाइट करने में बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये तो मानता हूँ कि नहीं, कैंसर हर चीज़ में पॉजिटिविटी रहा तो आप उस चीज़ को बेटर हैंडल कर सकते हैं और अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सर, मैं सच में बताता हूँ, इतना पावरफुल पॉडकास्ट रहा ये, इतना कंटेंट आया सर, पूरा बहुत आसान शब्दों में भर के नॉलेज है।
शायद किसी इंसान को, हर इंसान को ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। आई शुड से दिस, इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज और आसान शब्दों में सीधे सरल भाषा में आया है, और शायद 2-3 बार देखने के बाद वो पूरा पॉडकास्ट कोई उसको एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी थी इसमें। इट वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर टॉकिंग विद यू। बहुत सारा अवेयरनेस, बहुत सारी, हम कह सकते हैं आपके थ्रू एक पॉजिटिविटी हम में आ रही है, और भविष्य में हम तो पहले तो ये होप करेंगे कि किसी को ये बीमारी ना हो, आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा मेंटेन करें, और अगर हो ही जाए तो सर जैसे जो स्पेशलिस्ट है इनके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और मैं सबको पहले तो ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इनसे बचे रहे हर बार। बिल्कुल सही, यही अपन बचे रहे, ये किसको ना हो तो भी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाइए और जल्द से जल्द इलाज कीजिए। बिकॉज एक ही थिंग है, अगर एक वर्ड में बोला जाए कि कैंसर ठीक हो सकता है अगर आप जल्दी इसको पकड़ लें तो। राइट। तो सर तो वैसे हैदराबाद में प्रैक्टिस करते हैं यशोदा हॉस्पिटल में, साथ साथ क्योंकि वो प्रॉपर नागपुर से है तो उन्होंने वो अपना मदरलैंड हम कह सकते हैं वहाँ सेवा देने के लिए हर संडे को अपने फैमिली को वक्त ना देते हुए मॉर्निंग में फ्लाइट से नागपुर आते हैं सर, दिन भर क्लिनिक करते हैं और फिर शाम को फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। सो इतना डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हम आज एक्चुअल में हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल सर, हैड अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। नमस्ते। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू ऑल।